तो आज हम एक बार फिर इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरणीय शिक्षा कोड नंबर 105 ए में हम प्रथम अध्याय जिसमें तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है निर्देशक सिद्धांत सिद्धांत एवं आधार। निर्देशक सिद्धांत और आधार, जिसमें हम इससे पहले वाले प्रीवियस टॉपिक वीडियो में हमने इसको निर्देशक सिद्धांत को पढ़ चुका है और इससे पहले हमने बताया था कि इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आधार पर चर्चा करेंगे कि पर्यावरणीय शिक्षा के आधार क्या हो सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम पर्यावरणीय शिक्षा के आधार पर हम बात करेंगे। पर्यावरणीय शिक्षा के आधार क्या क्या हो सकते हैं, कि किस आधार पे हम क्यों पढ़ते हैं, इसका पर्यावरण का इम्पोर्टेंस हम इतना क्यों देते हैं, क्या है उसका बेस क्या है। तो हम देखते हैं पर्यावरणीय शिक्षा के आधार, जिसको इंग्लिश में कहें तो फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। देखते हैं पर्यावरणीय शिक्षा एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है और प्रक्रिया के निम्नलिखित अंग है जो हम देखते हैं कि एक जो पर्यावरणीय एक प्रक्रिया है जो चल रही है, उसमें हम पाठ्यक्रम को, जो एक निम्नलिखित अंग है उसमें हम पाठ्यक्रम को, एक करिकुलम को देखते हैं जो पहले नंबर पे है। हम देखते हैं पाठ्यक्रम करिकुलम। पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख संगठन क्या है? पाठ्यक्रम है। संगठक, देखिए एक चीज आता है कि एक घटक, हर जगह ये इस टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा कि एक घटक क्या है। जब भी हम घटक की बात करते हैं इसमें हम 3-4 चीज़ें की देखते हैं। जैसे हम सबसे अच्छा इसका उदाहरण जो होता है कि तत्व होता है घटक में से तत्व, और उससे भी अगर प्रॉपर एप्रोप्रिएट अगर हम समानार्थी चीज बात करें, पर्यायवाची की बात करें, तो इसका होता है अंग। सबसे एप्रोप्रिएट एक अंग के रूप में आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक अंग संगठक वही होता है। जहाँ भी घटक आएगा, घटक कई जगह भी देखने को आपको मिलेगा। तो हम देखते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा प्रमुख संगठक क्या है? पाठ्यक्रम है, संगठक। प्रथम प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि क्या पढ़ाया जाए। मतलब हम अगर इन्वायरमेंटली शिक्षा देते हैं उसका आधार, मतलब उसमें हम पाठ्यक्रम अगर हम तैयार करते हैं उससे पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाए। देखते हैं पर्यावरणीय शिक्षा का पाठ्यक्रम रोचक होना चाहिए ताकि छात्र रुचि ले सके। भली तो बात, अगर रुपा हुआ, क्योंकि हमें को पर्यावरण को बचाना है। अब पर्यावरण को बचाने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए क्या करते हैं, उसको जागरूक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में हम इन्वायरमेंटल को पढ़ा जा रहा है। अगर इसका पाठ्यक्रम ही रुचि वाला ना होगा तो स्टूडेंट पढ़ नहीं पाएगा, और पढ़ेगा नहीं तो फिर उसमें जागरूकता कैसे आएगी। इसलिए हमको पाठ्यक्रम को सर्वप्रथम ऐसा बनाना चाहिए जो उसके बालक के, उस छात्र के रुचि के अनुसार होना चाहिए। देखते हैं आगे, सर्वप्रथम छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में समझाना चाहिए कि एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में समझाना चाहिए कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण की रचना में किन कारकों का योगदान होता है, प्राकृतिक पर्यावरण किस प्रकार जीवों तथा मनुष्य को प्रभावित करता है। मतलब ये जो पर्यावरण हमारे कहते हैं ना, पर्यावरण वो है जो हमारे आसपास घिरा हुआ है, परिधन आवरण, वैसा ही है जिसमें ये जो हमारा आसपास घिरा हुआ जो हमारा आवरण है उसमें जीवों का और मनुष्य का क्या योगदान है, वो कैसे प्रभावित करती है मनुष्य और जीवों को पर्यावरण हमारे, इसके बारे में भी हमें देखना चाहिए, उस पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। मनुष्य की कौन से कृत्य पर्यावरणीय संकट पैदा करते हैं, मतलब वो कैसा कार्य करेगा तो उसको पर्यावरण से दिक्कत होने लगेगी, मतलब पर्यावरणीय संकट, पर्यावरण प्रदूषण जैसी चीज़ें होने लगेंगे, इससे उसको दूर रखना चाहिए। और एक पाठ्यक्रम में होना चाहिए कि इन चीज़ों पे आपसे दूर रहना चाहिए, ये कृत्य नहीं करना चाहिए। फिर हम आगे देखते हैं पाठ्यक्रम में और आगे क्या होना चाहिए, कि पाठ्यक्रम
ये तो हो गया। फिर कि पाठ्यक्रम का निर्माण जो भी होता है, एक और चीज़ होता है लोच का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, जीवन से संबद्धता का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत आदि पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम क्रिया केंद्रित और जीवन केंद्रित दो चीज़ों से होना चाहिए। एक क्रिया केंद्रित होना चाहिए, क्रिया केंद्रित होना चाहिए, और पाठ्यक्रम पहले तो हमने देखा पाठ्यक्रम क्या क्रिया केंद्रित होना चाहिए, और ये क्या होता है जीवन केंद्रित होना चाहिए। जीवन केंद्रित होना चाहिए मतलब जीवन मेन फोकस जीवन मतलब हमारा तो पर्यावरण अगर सही रहा तभी तो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो भी हमारा लाइफ हम जीतते हैं उसमें हमारा वृद्धि होगा। कहते हैं कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अपने उम्र के 10 साल कम कर लेते हैं। 10 साल मतलब 10 ईयर आप क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। या क्या है पर्यावरण प्रदूषण हमारी जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको कम करती है। इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जीवन क्या है मुख्य केंद्र के रूप में है। और जो हम काम करते हैं मतलब हम काम करेंगे प्रदूषण वाला, जैसे हम बाइक चला रहे हैं उसमें से एकदम धुआं निकलने वाला बाइक है, वो क्या कर रहा है अब पर्यावरण को लगातार प्रदूषित कर रहा है। हम जल प्रदूषित करते हैं, हर चीज़ों से देखते हैं। इसलिए जो भी पाठ्यक्रम होना चाहिए कि हम क्या कर्म करें, कर्म वही क्रिया प्रधान होना चाहिए, क्रिया सेंटर में होना चाहिए, और जीवन को रख के इस क्रिया में हम क्या क्रिया करें कि हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट होना चाहिए। ये दोनों से अगर लेके देखें तो इसलिए इसमें कहा गया है कि जो भी पाठ्यक्रम होना चाहिए वो क्रिया केंद्रित होना चाहिए और जीवन केंद्रित होना चाहिए। हम दूसरा देखते हैं शिक्षण, उसमें टीचिंग कैसे करें। पर्यावरणीय शिक्षा का अगर द्वितीय संघटक की बात करें वो शिक्षण है। हम शिक्षण को परिभाषित करते हुए गेज ने लिखा है कि इसको कि शिक्षण परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने का रूप है जिसके उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। दूसरे व्यक्ति का जो भी व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाना ही गेज महोदय का यही कथन था कि प्रारंभिक शिक्षा का जब द्वितीय संगठन में हम देखते हैं तो ये शिक्षण है, जिसमें गेज महोदय कहते हैं कि शिक्षण परस्पर एक दूसरे को हमें प्रभावित करे। मतलब शिक्षण दो बच्चे हैं अगर पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल तो उनको तो प्रभावित करेगा ही, क्योंकि एक ग्रेजुएशन लेवल पे उनको एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में इसलिए पढ़ा जाता है कि बच्चे जागरूक हो। इसलिए कहता है कि गेज महोदय कहते हैं कि शिक्षण परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने का रूप है जिसका उद्देश्य उसका एम ऐसा होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वो क्या परिवर्तन ला दे। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें, teaching is a form of interpersonal influences aimed at changing the behavioral potential of another person। अगर हम स्मिथ की बातों को देखें कि स्मिथ जी ने क्या कहा, तो स्मिथ कहते हैं कि स्मिथ ने शिक्षण के बारे में कहा कि शिक्षण ऐसी क्रियाओं की व्यवस्था है जिसमें अंतः पारस्परिक संबंधों के माध्यम से अधिगम को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। अधिगम चीज को हम समझेंगे। अधिगम ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, अधिगम क्या है। वैसे तो इसको हम पढ़ाई से रिलेट लेते हैं। अधिगम इसमें कि अगर हम कई मायने देख सकते हैं। अधिगम का मतलब होता है, पहला देखें तो उन्नति करना ही होता है, जैसे हमें उन्नति करना अधिगम। एक और जो सबसे चीज होता है कि इसका मतलब एक और कहें तो ऊपर पहुंचाना, हम कहेंगे कि ऊपर जाना मतलब नीचे से हम यहाँ पे हैं और इसके ऊपर हम जाते हैं, लगातार ग्रोथ करते हैं, वो भी एक अधिगम का पार्ट हो जाता है। और आगे हम देखें तो अधिगम का एक और चीज़ होता है जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है और यही सब ज़्यादा मान्य और सर्वमान्य रहता है कि लगन और परिश्रम से। कहते हैं कि लगन और परिश्रम से शिक्षा आदि में अधिगम वही होता है, शिक्षा आदि में अपनी योग्यता का सिद्ध करना, अपनी योग्यता में जो भी विशेषता है उसको अर्जित करना। योग्यता में क्या है, अपनी शिक्षा में योग्यता अर्जित करना इत्यादि हम देखते हैं। आगे हम देखेंगे अधिगम। अगर इंग्लिश में इनकी हम कोटेशन को देखें तो टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन विच intend to induce or learning through
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आगे हम देखते हैं प्राइमरी शिक्षा के शिक्षण में निम्नलिखित विशेषताएं होनी अपेक्षित है। मतलब प्राइमरी अगर हम शिक्षा करते हैं तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में हम देखते हैं। अगर हम पहला देखें, शिक्षण छात्रों की मनोशारीरिक विशेषताओं के अनुरूप होना चाहिए। मनोशारीरिक, मन प्लस शरीर, मतलब उसके मन को रुचि आना चाहिए और शारीरिक रुचि होनी चाहिए। ये चीज़ें हैं कि मनोशारीरिक रुचि होनी चाहिए। अगर हम दूसरा देखें, शिक्षण सुदृढ़ और सुनिश्चित होना चाहिए। मतलब जो भी हम शिक्षा लेते हैं उसका एक एम होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए और एक सुनियोजित तरीके से, मतलब पहले से एक नियोजित अच्छे तरीके से उसको क्रमवाइज सुनिश्चित किया गया होगा कि अगर हम इस ऐसे कृत्य करते हैं तो ये चीज़ें होती है, वैसे एक पाठ्यक्रम के हमको तैयार करना चाहिए। अगर तीसरा देखें तो तीसरे में शिक्षण छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। जो भी शिक्षण हो वो छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। ये भी बात है। ये तो बात एकदम सही है कि अगर मान लीजिए एक बालक है, इसका मतलब हम समझा रहे हैं कि पूर्व ज्ञान क्या है। मतलब एक बच्चा है और 8वीं कक्षा में उसको, पहली कक्षा से पढ़ने के बाद उसको डायरेक्ट हम 8वीं कक्षा में भेज देंगे, तो हम देखेंगे उसके पास न तो उसके पास 2 3 4 5 6 7 इतनी क्लासों की नॉलेज है नहीं, और वो डायरेक्ट अगर 8 में भेजते हैं तो उसको इन चीज़ों को एक गैप हो जाएगा, पूर्व ज्ञान नहीं रहेगा कि 2 में 3 4 5 6 7 ये सब मिसिंग रहेंगे, जिसके कारण उसको पूर्व ज्ञान नहीं रहेगा तो इसमें बच्चा कुछ समझ नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं कि उसको पूर्व ज्ञान के नॉलेज के आधार पर उससे आगे कुछ बढ़ाने वाली हमें पाठ्यक्रम होनी चाहिए। अगर हम आगे देखें, चौथा, शिक्षण प्रोत्साहन देने वाला, रोचक, प्रभावोत्पादक होना चाहिए। जो भी हमारा शिक्षण होना चाहिए उसमें एक प्रोत्साहन देने वाला होना चाहिए, एक रोचक होना चाहिए जो इसमें हमारे रुचि जगे, और एक प्रभाव उत्पादक होना चाहिए। जो भी हमें पढ़े ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि जो हमको प्रभावित करे, जो भी अगर छात्र पढ़ता है उसको। अगर पांचवा देखें, शिक्षण छात्रों के पर्यावरण संबंधी सूचनाएं प्रदान करने पर केंद्रित होना चाहिए। अगर छठा देखें, शिक्षण में छात्रों की भागीदारी होनी चाहिए। अगर शिक्षण में छात्रों की, स्टूडेंट की भागीदारी नहीं रही तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमें यही छात्र ही आगे हमारे भविष्य की भावी पीढ़ी है। आगे हम देखेंगे कि पर्यावरण शिक्षा के लिए शिक्षण में प्रायोगिक कार्य को स्थान मिलना चाहिए। प्रायोगिक, इसमें प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम केवल थ्योरी वाले पेपर पढ़ रहे हैं और उससे काम हो गया। नहीं, थ्योरेटिकल पेपर की जगह वो तो होना ही चाहिए। थ्योरेटिकल पेपर के जगह पर एक प्रैक्टिकल भी पेपर भी, प्रायोगिक कार्य भी एकदम कंपल्सरी रूप से होना चाहिए। अगर हम इसके नीचे और देखें तो शिक्षण के समय शिक्षक ही क्रियाशील न रहे अपितु छात्र भी क्रियाशील रहना चाहिए। इसका कहने का मतलब है, अगर हम शिक्षक हमको शिक्षा दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल शिक्षक ही जागृत रहे, इसमें हमें छात्र को भी क्रियाशील रहना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा में शिक्षण के समय जो सूचनाएं छात्र को दी जाए उसकी पुष्टि उदाहरणों से करनी चाहिए। एग्जाम्पल देकर हमारे बच्चों को, जो भी शिक्षक पढ़ा रहा है, एग्जाम्पल ऐसे तो थ्योरेटिकल पढ़ा रहा है, और डेली लैब जो भी एग्जाम्पल डेली लैब से देकर उसको अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा उसको समस्याओं का समाधान अच्छे से करना चाहिए, जो भी सूचनाएं हैं। और तीसरा देखें, विद्यालय और कक्षा कक्ष, स्कूल एंड क्लासरूम। विद्यालय तथा कक्षा रूम भी पर्यावरण की शिक्षा के घटक है। घटक मीन्स क्या है, इसके अंग है। विद्यालय हम देखेंगे, विद्यालय तथा कक्षा कक्ष भी इसके क्या है, शिक्षा के घटक है, यानी उसके अंग है। घटक में सभी हमने ऊपर देखा क्या है, घटक में होता है अंग, अंग होता है, तत्व होता है, अंग और तत्व होता है घटक। मतलब उसके तो ऐसे कहेंगे कि विद्यालय तथा कक्षा कक्ष भी पर्यावरण शिक्षा के क्या है, अंग है। ये बालकों को भावात्मक रूप से अधिगम के लिए तैयार करते हैं। अधिगम वही हमारा पढ़ाई से रिलेटेड है कि जो लगन और परिश्रम से शिक्षा को अर्जित करना चाहता है, जिसमें विशेषता अर्जित करना चाहता है। विद्यालय का परिवेश छात्र को प्रभावित करता ही है, लेकिन विद्यालय में आने वाले बाहरी लोग और अभिभावक भी विद्यालय परिवेश से प्रभावित होने चाहिए। विद्यालय परिवेश में
निर्माण में विद्यालय भवन परिसर की स्वच्छता, उसकी स्वच्छता पे, उसकी बागवानी पे आदि पे ज़्यादा योगदान होने चाहिए। कक्षा और कक्ष जो भी होना चाहिए वो क्या हवादार और प्रकाशवान होने चाहिए। कक्षा में छात्रों को बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। श्यामपट्ट उचित स्थान पे होने चाहिए। अगर एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो विद्यालय होता है वो तो बालक को, एक स्टूडेंट को प्रभावित, एक शिक्षक को प्रभावित तो करता ही है, लेकिन उसमें आने वाले उसके गार्जियन, उसके अभिभावक जो भी है, अगर हम देखते हैं उस कॉलेज की एक नियंत्रक, एक ब्यूटिफिकेशन के थ्रू हम बनाया गया है। मतलब जो भी हमारे उसके कच्चा कच्च है वो हवादार है, प्रकाशवान है और स्वच्छता पर ध्यान दिया गया है। उसकी बागवानी जो भी सामने है ग्राउंड में वो बागवानी की गई है और बैठने की उचित व्यवस्था क्लासरूम में है। स्वयं पर मतलब जो एक अप्रोप्रिएट जगह पे लगाया गया है, अप्रोप्रिएट जगह पे, तो इससे क्या होता है, एक और अच्छा सुंदर माहौल क्रिएट होता है और देखने में अच्छा भी लगता है। जो छात्र के अलावा जो भी अभिभावक भी आते हैं वो भी उस कॉलेज से, उस स्कूल से भी प्रभावित होते हैं। अगर देखते हैं शिक्षण के संसाधन, रिसोर्सेस ऑफ टीचिंग, प्राइवेट शिक्षा के एक घटक यानी एक अंग शिक्षण के संसाधन भी है। अगर हमें रिसोर्स ही नहीं होंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे। तो फिर आगे बिना शिक्षण सामग्री के सहायता से शिक्षा यानी प्राइमरी शिक्षा का अधिगम मतलब पढ़ाया जाना, पढ़ाई सरल तथा बोधगम्य नहीं हो सकता। इस कार्य के लिए पाठ्य पुस्तक चाहिए, हमको चार्ट चाहिए, मानचित्र चाहिए, पोस्टर चाहिए, ग्लोब चाहिए, संग्रहालय चाहिए। हम कहते हैं हमको इसमें मानचित्र की क्यों आवश्यकता पड़ रही है, पोस्टर की, ग्लोब की, संग्रहालय की क्यों आवश्यकता पड़ती है। इससे पहले हम इसमें पर्यावरण के महत्व में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा पर्यावरण है वो ज्योग्राफी यानी भूगोल प्लस पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी जो सब्जेक्ट होता है पारिस्थितिकी, उसके मिलने का यानी मतलब ये हमारा मूल सब्जेक्ट है भूगोल और पारिस्थितिकी, जिससे हमारा सब्जेक्ट निकला है। इन दोनों के मेल से निकला जो सब्जेक्ट है उसका नाम है पर्यावरण। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए, भूगोल से चार्ट, मानचित्र, पोस्टर, ग्लोब, संग्रहालय, पाठ्य पुस्तक तो सब में रहेंगे, पाठ्यक्रम आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आजकल भी हम देखें तो चलचित्र, रेडियो, टेलीविज़न, रेडियो आदि विद्युत चालित साधनों का प्रयोग अधिक बढ़ रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे, डिस्कवरी चैनल को देखना चाहिए, नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित जो ज्ञान का अच्छा प्रसारण करते हैं, इसको भी हमको देखना चाहिए, जो हमारे ज्ञान को और बढ़ाते हैं। अगर हम देखें भ्रमण और सर्वेक्षण, एक्सक्लूशन, इसको बोलते हैं एक्सकर्शन एंड सर्वे, इसको भ्रमण बोलते हैं। पर्यावरण की विभिन्न अंगों का घटक यानी अंगों का वास्तविक ज्ञान प्रदान करने की सही विधि ही भ्रमण है। छात्रों को नदियों के किनारे ले जाकर जल प्रदूषण का अवलोकन कराया जा सकता है कि हम नदियों के किनारे, शिक्षक क्या करेंगे, छात्र को नदियों के किनारे ले जाएंगे और जो प्रदूषित जल है उसको हम क्या करेंगे, अवलोकन उसको दिखाएंगे। जैसे हमने यमुना के किनारे ले गए और यमुना के किनारे ले जाकर उसको दिखा भी सकते हैं, क्योंकि यमुना इस समय बहुत गंदी नदी है। तो यही है, अवलोकन कराया जा सकता है इसको। फिर आगे हम देखते हैं कि वन तथा वन्य जीवों की वस्तु स्थिति ज्ञान भ्रमण द्वारा ही संभव है, ज्ञान भ्रमण द्वारा ही संभव है। भ्रमण संबंधित समस्त व्यवस्थाएं जाने से पूर्व कर लेना आवश्यक है। पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जानकारी के लिए छात्रों ने सर्वेक्षण करवाना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं पर्यावरण संबंधी जानकारी होगी तो सर्वेक्षण एक बहुत अच्छी विधि है। तो कहेंगे सर्वेक्षण भी पर्यावरणीय ज्ञान प्राप्त करने का एक उत्तम तरीका है। मतलब हम सर्वेक्षण जब भी कराएंगे इससे उनकी नॉलेज में क्या होगी, अभिवृद्धि होगी, जो बहुत अच्छी बात है। पर्यावरण क्योंकि एक स्टूडेंट हमारा पर्यावरण को जानने के लिए उत्सुक है, इसके लिए तो पाठ्यक्रम की तैयारी कराई जाएगी। आगे हम देखेंगे शिक्षा एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है, क्योंकि हम शिक्षा जो ग्रहण करते हैं तो उसके एक उद्देश्य होता है। जो भी शिक्षार्थी होता है उसका उद्देश्य होता है कि आगे चलकर वो अच्छी जॉब पाए, समाज में उसकी इज्जत हो। और आगे देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य समय समय पर समाज, राष्ट्र, राजनीति के अनुसार बदलते रहते हैं। कुछ लोग शैक्षिक उद्देश्यों का संकीर्ण रूप में लेते हैं, मतलब उसकी मानसिकता छोटे रूप में लेते हैं अपने कि हम शैक्षिक उसके अहम हो सकते हैं, सबके अलग अलग अहम हैं। उसके अनुसार पाठ्यक्रम पढ़ाना ही शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति कहलाती है।
शिक्षा का उद्देश्य केवल निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ा देना नहीं है, अपितु शिक्षा का उद्देश्य छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। छात्र के व्यवहार के रूप में समाज का निर्धारण समाज के द्वारा होता है। इस प्रकार शैक्षणिक उद्देश्यों से हमारा आशय छात्र के व्यवहार से पूर्व निर्धारित परिवर्तनों से है। परिवर्तित व्यवहारों से तात्पर्य छात्रों के चिंतन, मनन, अनुभव करने तथा कार्य करने की विधियों में आवश्यक परिवर्तन करने से है। छात्र के व्यवहार परिवर्तन उसके ज्ञान, कौशल, रुचि और अभियोगिताओं के परिवर्तन के रूप में हो सकते हैं। संवेगों पर नियंत्रित देखेंगे संवेगों पर नियंत्रित उससे और अधिक महत्वपूर्ण व्यवहारगत परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार हमने शिक्षा का पर्यावरणीय जो शिक्षा था उसके निर्देशक सिद्धांत इससे पहले पढ़े और इसमें हमने आधार का बात किया, जिससे हमारा एक पूरा टॉपिक इसका क्लियर हो गया। और हम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में नेक्स्ट जो भी टॉपिक हो उस पर हम चर्चा करेंगे। और तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और फीडबैक अपना कमेंट के रूप में अपने देना ना भूलें। थैंक यू।